सोचो एक ऐसा टाइम जहाँ पे कि जब कोई इंसान होता है वो कुछ अलग बिहेव करता है, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो लोग ये मानने लगते हैं कि इस पे जो है वो कर्स लगा है, या फिर इस पे जो जिन का साया चल गया है, या फिर इसको भूत पकड़ लिया है, या फिर इस पे काला जादू कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब मानते हैं, ठीक है, तो उस जमाने में जो अलग अलग लोग करते थे, बातें करते थे, या कोई रियलिटी से अलग बिहेव करता था, तो लोग उसे बांध देते थे, ठीक है, उसे बांध देते थे, जेल में डाल देते थे, जला देते थे, ये सारी चीज़ें कर देते थे। पर एक बड़ा सवाल ये आता था कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो बिहेवियर है, ठीक है, कौन सा बिहेवियर जो है वो इलनेस है, यानी कि कोई बीमारी है, या फिर कौन सा बीमारी नहीं है बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता ही है। तो कौन सा बिहेवियर जो है वो इलनेस है, कौन सा नहीं है, या फिर सबको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, अगर सारे जो बीमारियां हैं सबको एक ही तरह से ट्रीट करेंगे तो ये सही होगा कि ये गलत होगा। तो यहीं से हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक है, जैसे कि हम बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं, तो हमें मेंटल बीमारियों में भी ज़रूरत पड़ी कि सारी बीमारियों को अलग अलग करें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में, और आज हम यही वीडियो देखने वाले हैं, यही हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने बुक पे जाते हैं और इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज, क्लासेस और रैंक्स so as to bring together such aspect that most resembles each other and separate those that is differ। तो हम क्लासिफिकेशन का सिंपल सही मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना, उसको क्लास में, रैंक में, या फिर एक तरह से जो एक तरह वाली चीज़ें होती है, ठीक है, उसको एक कैटेगरी में डाल देना, जो दूसरी तरह वाली चीज़ें होती है तो उसको दूसरी कैटेगरी में डाल देना, ताकि एक तरह से पैटर्न पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और साइकेट्री में जो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, एबनॉर्मल बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना एक तरह से, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप पैटर्न्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना ताकि हम स्टडी करने में हमें आसानी हो। फिर आता है कि हम करते ही क्यों हैं क्लासिफिकेशन, हम क्यों करते हैं, वाई, इसका पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का। तो जैसे हॉस्पिटल में, ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो हम लोग जब दवाई रखते हैं तो हर एक सेल्फ में अलग अलग तरह की दवाइयाँ रखते हैं, ठीक है। किसी में इमरजेंसी ड्रग रखते हैं, किसी में रूटीन ड्रग रखते हैं, किसी में बीपी वाली दवाइयाँ रखते हैं, मतलब हर सेल्फ में अलग अलग तरह की बीमारियाँ रखते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो वैसे ही मेंटल जो डिसऑर्डर्स है उसका भी क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जनरली जो एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस बनाया जा सके, सभी के लिए एक जैसा डायग्नोसिस बनाया जा सके। तो टू मेक जनरली एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस, टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबुलरी दैट परमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो अगर हम किसी एक चीज़ को, किसी एक खास बिहेवियर को कोई एक नाम दे देते हैं, तो सारे डॉक्टर अगर इसका नाम लेंगे तो हमें एक समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये सारी जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना वो ज़्यादा आसान हो जाएगा।
टू मेक जनरलाइजेशन इन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, ताकि जो साइकेट्रिस्ट है और नर्स है उस सेम लैंग्वेज को बात कर सके, समझ सकें और जो उसका तैयारी कर सकें, मतलब उसके प्रोग्नोसिस के बारे में जान सकें, इंडिविजुअल के पेशेंट के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए इसका बनना जो है, क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। और टू मेक फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च इन साइकेट्री, रिसर्च करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क बन जाएगा ना, तो ज़्यादा आसान रहेगा। टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड फॉर पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ताकि हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, क्योंकि हम सारे पेशेंट का देख के तो ये लिख नहीं सकते कि हाँ इस पेशेंट को भी ऐसा हो रहा था कि ये इसको हेलुसिनेशन हो रहा था, इस पेशेंट को भी ये ऐसे ही कुछ बोल रहा था। तो हेलुसिनेशन तो फिर भी एक टर्म हो गया, क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। तो इस तरह से ताकि हम स्टैटिस्टिकल एक रिकॉर्ड तैयार कर सकें, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर हमारा आता है ग्लोबल सिस्टम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आईसीडी। अभी जो है आईसीडी 11 चल रहा है। आईसीडी 11, पहले आईसीडी जानते हैं क्या होता है। आईसीडी क्या होता है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो आईसीडी का फुल फॉर्म हो गया। फिर 11 का क्या मतलब है? 11 का मतलब है कि अब ये 11th जो है इसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, 11th टाइम इसका रिवीजन हुआ है और ये सबसे लेटेस्ट है। ये रिवीजन कब हुआ है? ये हुआ है 2022 जनवरी में। ठीक है, फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ द कॉज ऑफ इलनेस, डेथ एंड मोर। ठीक है, ये लेटेस्ट हुआ है। इससे पहले आईसीडी 10 चल रहा था, उससे पहले आईसीडी 9। मतलब जितनी बार भी रिवीजन होता है ना, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती है, अलग अलग नाम जुड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें जुड़ती है, तो वो फिर एक नया रिवीजन हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये किसके द्वारा होता है? ये WHO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज होता है। और 2022 में जो है इसको डिजिटलाइज भी कर दिया गया। जब दुनिया डिजिटल हो रही थी तो इसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया और इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स इसमें ऐड किए गए। स्पेशल फीचर्स क्या ऐड हुआ? तो सबसे पहले तो 11th रिवीजन है और इसमें 17,000 यूनिक कोड्स हैं हर बीमारी के लिए और स्मार्ट कोडिंग एल्गोरिदम बनाया गया इसमें। फिर रेफरेंस गाइड, मल्टीलिंगुअल ब्राउज़र बनाया गया, कोडिंग टूल बनाया गया। 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ को यूज कर रही है अभी। फिर आईसीडी का यूज किस में होता है? आईसीडी का यूज होता है सर्टिफिकेशन में, रिपोर्टिंग ऑफ कॉज ऑफ डेथ में, कि अगर डेथ का कॉज लिखा गया है तो उसमें जो उसको कोड लिखा रहता है तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी हुई है इस पेशेंट को। फिर मॉर्बिडिटी कोडिंग में, कि जो बीमारी हुई है उसकी कोडिंग में। फिर असेसिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ केयर इसमें। फिर जो ग्रेड करने में और स्टेज करने में कैंसर्स को। फिर डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट फॉर मेंटल हेल्थ, कि कौन सा रिक्वायरमेंट है मेंटल हेल्थ पेशेंट को। फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस, टेस्ट रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेशल फीचर है आईसीडी 11 के। फिर आईसीडी 11 में जो मेंटल जो डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, मेंटल डिसऑर्डर। आईसीडी 11 जो है ये तो टोटल सारी बीमारियों के लिए है। ठीक है, इसमें मेंटल डिसऑर्डर का कौन सा पार्ट है कि मैं मेंटल डिसऑर्डर हमें पढ़ना है तो हम कहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आईसीडी में? तो आईसीडी 11 का जो चैप्टर 6 है, जिसका कि कोड है 6A00-6E8Z, ये जो है इसका कैटेगरी, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेंटल बिहेवियरल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 6 का ये जो कोड है इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें मेंटल बिहेवियरल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स, अब इसके अनुसार जो है ये जो डिस्क्राइब करता है, इसके अंदर अनुसार मेंटल डिसऑर्डर्स है क्या? तो अकॉर्डिंग टू आईसीडी 11, मेंटल बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है? आर सिंड्रोम्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, इसके इंडिविजुअल के कॉग्निशन में, इमोशनल रेगुलेशन में और बिहेवियर में जो डिसफंक्शन होता है, जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसफंक्शन होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए उस तरह का डिसफंक्शन उसके कॉग्निशन में, इमोशन रेगुलेशन में और बिहेवियर में, जिससे क्या होता है कि उसका कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ चीज़ों में क्या डिस्टर्ब होता है?
तो उसके जो इम्पेयरमेंट इन पर्सनल, फैमिली, सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, तो जो भी उसके एरिया ऑफ फंक्शनिंग है, कि उसका फैमिली हो गया, उसकी सोशल लाइफ हो गई, उसकी एजुकेशनल लाइफ हो गई, तो इन सब में अगर मेजर कुछ इफेक्ट दिखने लगता है उसके कॉग्निशन, इमोशनल और बिहेवियर में चेंजेस की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं कि वो किसी न किसी तरह से बीमार है, जिसमें कि मेंटली, बिहेवियरली या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर उसको हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें इसको इफेक्ट करने लगी, इन सारी चीज़ों को, तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जो है इसमें मेडिकल एक तरह से कैटेगरी है। तो कैटेगरी को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक ना मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ लाइब्रेरी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी है तो अब उसमें अलग अलग सेल्फ होंगे जिसमें कि अलग अलग बुक्स रखे हुए होंगे। अब हमें देखना है, अगर आपने कभी लाइब्रेरी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर एक सेल्फ पे उसका जो है कैटेगरी का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर आपको एमएसएन का बुक देखना है तो एमएसएन का एक अलग सेल्फ होगा जिसके अंदर की बुक होगा। फिर अगर आपको साइकेट्री का देखना है, साइकेट्री का एक अलग सेल्फ होगा, इसमें सिर्फ साइकेट्री का ही बुक होगा। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सेल्फ बने हुए हैं। पहला सेल्फ है जिसमें कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये पहला सेल्फ है। इसके अंदर आपको सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ही देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से 21 सेल्फ है टोटल इसमें, ठीक है। टोटल जो कैटेगरी है वो 21 कैटेगरी है। तो इसमें पहला हो गया न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, फिर सीजोफ्रेनिया और उसके साथ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। फिर कैटेटोनिया, तो कैटेटोनिया के बारे में उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है। फिर मूड डिसऑर्डर, उसके अंदर मूड डिसऑर्डर का पूरा दिया हुआ है। फिर एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी तरह से अलग अलग जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इसमें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, एलिमिनेशन डिसऑर्डर, बॉडीली डिसऑर्डर, सब्सटेंस वाला डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर, इम्पल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैराफ्लेटिक डिसऑर्डर, फैक्सिशनल डिसऑर्डर। तो सारे जो है 21 टोटल कैटेगरी बने हुए हैं इसमें, जो कि कहाँ पे है, ICD-10 ICD-11 के चैप्टर 6E00 6E8Z में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें 21 कैटेगरी है और 21 कैटेगरी के लिए दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर आता है ICD-10। ICD-10 का मतलब आपको समझ में आ गया कि 10th इसका जो रिवीजन हुआ था उसके बारे में बताया गया। ये हुआ था 1992 में, ठीक है। फिर WHO क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज, और इसमें जो क्लासिफिकेशन था, इसमें जो चैप्टर F था, इसमें ABCD के नाम से था, तो इसमें जो चैप्टर F था ना, उसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसको दिखाया गया था। ICD-11 में चैप्टर 6 के अंदर है और इसमें चैप्टर F के अंदर था, ठीक है। और इसके अंदर जो कोड था वो कोड कहाँ से था, F00 से F99 तक, और इसमें कि 10 कैटेगरी थे। 10 कैटेगरी में से सबसे पहला था F00 से F09 तक का। ये भी आप उसी तरह समझ सकते हैं, सेम टू सेम, कि अलग अलग सेल्फ बने हुए हैं और उसके अंदर ये था। ये पहले का सिस्टम था 1992 का ही, और अभी जो है वो 2022 का सिस्टम है। तो इस सिस्टम में भी वही था कि F00 से F09 का एक बना हुआ था फाइल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, फिर इसके अंदर सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है, इसकी ये भी था। फिर F10 से F19 के बारे में क्या कौन सा था, तो मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से जो बीमारियां हो रही थी तो उसकी वजह से। फिर F20 से F29 में सीजोफ्रेनिया, सीजोटाइपल, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 30 से 39 में मूड डिफेक्टिव, फिर 40 से 48 में न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड, 50 से 59 में ये सारी, मतलब सारा आप देख सकते हो। 70 से 79 में मेंटल रिटार्डेशन, 99 में स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, और ये है फिर DSM-5। तो DSM-5 क्या है, DSM-5 का फुल फॉर्म है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये जो है अमेरिकन सिस्टम हो गया एक तरह से ये, ठीक है, अमेरिकन अप्रोच
अमेरिका का अप्रोच था मेंटल डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज करने का। ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA के द्वारा पब्लिश होता है, ठीक है। और वो था ICD, ये WHO के द्वारा था ICD, ठीक है। तो ये पब्लिश किया गया था 2013 में। और DSM-5 रिफर्स द 5th एडिशन ऑफ द हैंडबुक, जिसमें जो है 5 का मतलब 5th एडिशन है, और ओवरराइड्स द DSM-4 TR इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि DSM-4 TR को ओवरराइड करने के लिए आया था। मतलब इसके बाद इसमें और भी कुछ चेंजेस करके DSM-5 को लाया गया था, ठीक है। इसका लेटेस्ट वर्जन वही है जो मार्च 2022 में आया था, ठीक है। फिर DSM यूज मल्टीटैक्सियल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉर डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर। तो इसके जो मल्टी डायमेंशनल जो उसमें है, उसमें 5 एक्सिस आता है, ठीक है। एक्सिस के रूप में ये बांट के रखा है। पहला एक्सिस है कि क्लिनिकल साइकेट्रिक, दूसरा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन, तीसरा है जनरल मेडिकल कंडीशन, चौथा है साइकोसोशल, पांचवा है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। तो ये 5 एक्सिस हैं, ठीक है। इससे क्या है कि पेशेंट को एक होलिस्टिक व्यू में देखा जा सकता है। फिर DSM-5 क्या करता है, ठीक है। DSM-5 uses unified system of clinical assessment that is aligned with the international classification system. It combines the first 3 axes into one, contains all mental and other medical diagnosis. Doing so removes artificial distinction among conditions, benefiting both clinical practice and research use. The diagnostic chapter of DSM-5 are presented in. ये क्या करता है ना कि जो शुरू के जो 3 एक्सिस थे, यहाँ पे हमने 5 एक्सिस देखा ना, तो ये शुरू के जो 3 एक्सिस थे ना, इन तीनों को मिला के एक ही साथ स्टडी करता है। एक ही साथ स्टडी करने से क्या होता है ना कि पूरी तरह से पेशेंट को हम देख सकते हैं, उसका जो डायग्नोसिस देख सकते हैं, उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन देख सकते हैं, और जो उसका मेडिकल कंडीशन है उसको देख सकते हैं। तो तीनों को अगर मिला के देखेंगे तो रिसर्च करने में जो डॉक्टर्स है उसको समझने में, सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो एक पेशेंट को अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। तो यही है इसका, ठीक है। और इसमें जो है जो डायग्नोस्टिक चैप्टर्स हैं वो भी अलग अलग हैं, वैसे जो जैसे हमने उन दोनों को किया था उसी तरह का इसमें भी है। तो ये भी जो है ये ICD किससे ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। इंडियन जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है उससे इंस्पायर्ड है। और इसमें भी लगभग 20 चैप्टर है जो कि आपको सेम उसी की तरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि ICD 11 में देखने को जो मिलता है। अभी लेटेस्ट वाला 11 है ना, 2022 और जनवरी में पब्लिश हुआ था, और ये जनवरी में हुआ था। और जो DSM-5 है ये मार्च 2022 में हुआ था पब्लिश, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है कि पहला न्यूरो डेवलपमेंट था, दूसरा सिजोफ्रेनिया, तीसरा बाइपोलर, चौथा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको सेम उसी तरह का देखने को मिल जाएगा। फिर स्लीप वाला है, फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिस्फोरिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है तो आप इसको एक बार पढ़ लें 1 से 2 बार, तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सी कैटेगरी है। आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। कंपटीशन लेवल का तो अभी वैसे भी तैयारी नहीं कर रहे, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। एक बार हम इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा कवर किया है, तो ज़्यादा सही रहेगा पढ़ने में। सिलेबस देख देख के पढ़ने में थोड़ा खुशी होती है कि हाँ ये ख़त्म कर दिया, वो भी ख़त्म कर दिया। तो इसलिए सबसे पहला था हमारा साइकोपैथोफिजियोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इटियोलॉजिकल थ्योरी हमारा पिछला वीडियो में डिस्कस हो गया। क्लासिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये D नंबर जो है डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट मोटर एक्टिविटी, ये भी इसी के साथ हमने पहले दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जो हमारा फिर अगला होगा वो होगा प्रिवेलेंस, इटियोलॉजी, ये साइन एंड सिम्टम्स। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तो हमारा लगभग 4-5 टॉपिक तो खत्म हो गया है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अगर इसको ख़त्म कर लेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसको ख़त्म करने पे एक मेजर पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे प्रिवेलेंस को। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।